हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में मैं सीमेंट से जितने भी डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट्स के एग्ज़ाम में, ईएसी, एसएससी, जेईई में, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फ्यूचर में, जो क्वेश्चंस डेटा रिलेटेड पूछे जाते हैं सीमेंट से, उन सब का मैंने एक पीडीएफ बनाया है। सीमेंट के जितने भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो सब इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। इसके बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर कोई भी डाउट हो वीडियो रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें पता है कि 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। एक है 33, 43, 53 पर अकॉर्डिंग टू IS 10262 ओपीसी जो 3 ग्रेड्स है उनको फर्दर A to F ग्रेड में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो A to F ग्रेड के जो स्ट्रेंथ है वो भी डिफरेंट है। जैसे 33 ग्रेड जो है वो है 32.5 से 37.5। इस बी ग्रेड ओपीसी बी ग्रेड का ओपीसी बी ग्रेड की स्ट्रेंथ है 37.5 to 42.5 एंड फर्दर ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई और ग्रेड एफ की स्ट्रेंथ रेंज एमपीए में लिखी हुई है। इसको याद रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि बस ग्रेड ए का अगर याद रखें तो ग्रेड एफ तक हम लिख सकते हैं 32.5 to 37.5 और हर एक रो में +5 ऐड हो रहा है। अगर 37.5 से +5 करें तो 42.5 आता है। फिर नेक्स्ट 42.5 के साथ +5 करें तो 47.5 आता है। इस तरह से इस स्ट्रेंथ रेंज को हम लोग याद रख सकते हैं। और जो ग्रेड ए है उसी को 33 ग्रेड कहा जाता है, जो सी है उसी को 43 और जो ई है उसी को 53 ग्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप 15% बाई वेट सीमेंट या फिर उससे भी कम को आप रिप्लेस करते हैं हाइड्रेटेड लाइम से तो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जितने भी डेटा रिलेटेड क्वेश्चन सीमेंट से पूछे जा चुके हैं वो सब डेटा इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखिए तो फिर आपको कोई कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है, सीमेंट की वेयरहाउस पैक अवॉइड करने के लिए स्टैक की जो हाइट है उसको IS 4082 ने 10 बैग्स तक ही रेस्ट्रिक्ट रखा है और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीमेंट का वेयरहाउस पैक क्या होता है? सीमेंट के वेयरहाउस पैक का मतलब यही है कि जब सीमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड दे दिया जाता है, मतलब सीमेंट के ऊपर अगर ज़्यादा सीमेंट के बैग्स रख दिए जाए तो पर्टिकुलर एक सीमेंट बैग के ऊपर जो लोड आता है उसके वजह से सीमेंट लम्प्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाता है, तो फिर उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को वेयरहाउस पैक कहा जाता है। और इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मिनिमम स्टैक की हाइट जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 10 बैग्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हाई एल्यूमिना सीमेंट का कॉम्पोजिशन है और ये मैक्सिमम परसेंटेज है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये मैक्सिमम है। कॉम्पोजिशन है एल्यूमिना 45%, कैल्शियम ऑक्साइड 34%, टाइटेनियम डाइऑक्साइड 7%, फेरिक ऑक्साइड 7%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 6.5% और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड 1%। हाई एल्यूमिनस सीमेंट के बारे में ये बता दूं कि हाई एल्यूमिनस सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए क्रैकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इनको वहाँ पे यूज़ किया जाता है, कोल्ड रीजन पे इनको यूज़ किया जाता है जहाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो।
बहुत हाई टेम्परेचर वाले रीजन में, ऐसे इलाकों में हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन टेस्ट है सीमेंट का, जिसके लिए IS कोड है IS 4032। यहाँ पे यही कहा गया है कि लाइम के साथ सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो होता है, लाइम के साथ सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो होता है वो 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। इसे लाइम सैचुरेशन फैक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सीमेंट, एक्चुअली जितने भी सीमेंट्स हैं, ये जो मेजेंट्री सीमेंट, IRST 40 और क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ये 3 सीमेंट को छोड़ करके और जितने भी सीमेंट हैं उनका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम ही है। बस ये 3 सीमेंट है जिनका थोड़ा अलग है, तो मैं ये बता रही हूँ। जैसे मेजेंट्री सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है 90 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम है 1440 मिनट। IRST 40 के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि सीमेंट के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट करने का पर्पस क्या है और वो टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड या फिर एपरेटस यूज़ किया जाता है। तो पहला टेस्ट है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट करने का पहला पर्पस है कि सीमेंट के ग्रेन्स का मीन साइज़ मेज़र करते हैं और ये करने के लिए सीव मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पर्पस है कि सीमेंट के स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेज़र करते हैं और इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो है एयर परमेबिलिटी मेथड, जिसको ब्लेंस या फिर नर्स मेथड भी कहा जाता है, और यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड, जिसको वागनर टर्बिडीमीटर मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि अगर एक सीमेंट की एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की पेस्ट बनानी है तो कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत है। इसके लिए जो एपरेटस यूज़ करते हैं वह विकर्स एपरेटस। सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए, और इसके लिए भी वाइकर्स एपरेटस का यूज़ करते हैं। साउंडनेस टेस्ट करते हैं ये मेज़र करने के लिए कि सीमेंट के अंदर वॉल्यूम चेंज कितना आया है। वाटर ऐड करने पर सेटिंग के बाद सीमेंट के अंदर वॉल्यूम चेंज कितना आया है ये चेक करने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। और साउंडनेस टेस्ट के लिए ले चैटलियर एपरेटस और ऑटोक्लेव मेथड, इन दोनों मेथड का यूज़ करते हैं। ले चैटलियर एपरेटस यूज़ करने पर हम बस जो फ्री लाइम के लिए अनसाउंडनेस आता है, अनसाउंडनेस का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, फ्री लाइम के लिए जो अनसाउंडनेस आता है ले चैटलियर एपरेटस से हम बस वो मेज़र कर सकते हैं। और ऑटोक्लेव मेथड से हम फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से सीमेंट के अंदर जो अनसाउंडनेस आती है वो मेज़र करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ टेस्ट, सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जो कि है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए ब्रिकेट टेस्ट या फिर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज़ करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए सिलेंडर और क्यूब दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम सिलेंडर का यूज़ करते हैं, मोटर की सिलेंडर। एक्चुअली सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए ब्रिकेट का यूज़ करते हैं।
और जो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है तब हम लोग कंक्रीट का सिलेंडर बना के उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट करते हैं सीमेंट का हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, और इसके लिए कैलोरीमीटर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। देन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, और इसके लिए यूज़ करते हैं ले चैतलियर फ्लास्क। कलरक्रीट और रेनबो सीमेंट जो है ये कलर सीमेंट है, और सिल्वीक्रीट जो है वो वाइट सीमेंट है। IS 1661 कोड जो है वो सीमेंट प्लास्टर का एप्लीकेशन और सीमेंट प्लास्टरिंग की फिनिश, सीमेंट लाइम प्लास्टरिंग की फिनिशिंग, इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस देता है। नेक्स्ट यहाँ पे सीमेंट टाइप्स है और सुइटेबिलिटी है, मतलब किस टाइम वो सीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, किस काम के लिए एक पर्टिकुलर सीमेंट का हम यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर वर्क के लिए कब हम एक सीमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का हम यूज़ करते हैं मेरीन वर्क्स के लिए, और ऐसी पाइप जो केमिकल या फिर सीवेज कैरी करता है ऐसी पाइप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ग्राउंड वाटर में जो सॉइल रहती है उसमें बहुत ज़्यादा सल्फेट रहती है, और सल्फेट अटैक्स की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो ऐसे काम में हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को, दैट इज़ प्रोन टू सल्फेट एनवायरनमेंट। हाई एल्यूमिनस सीमेंट को मेनली केमिकल फैक्ट्रीज या फिर माइंस में यूज़ किया जाता है। हाई एल्यूमिनस सीमेंट भी केमिकल अटैक्स को रेजिस्ट करता है। रिफ्रैक्टरी कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रिफ्रैक्टरी कंक्रीट मतलब बहुत ज़्यादा हीट वो रेजिस्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा हीट में भी उसकी स्पेलिंग नहीं होती, क्रैकिंग नहीं होती। प्रीकास्टिंग वर्क्स के लिए हाई एल्यूमिनस सीमेंट यूज़ किया जाता है। लो हीट सीमेंट हम लोग जानते हैं यूज़ करते हैं मास कंक्रीटिंग के लिए, मतलब जहाँ बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हों, जैसे कि डैम्स, ब्रिजेस, रिटेनिंग वॉल्स। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मतलब स्ट्रेंथ गेन जल्दी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जगह में। जैसे रोड की बात कर ले तो स्ट्रेंथ गेन जल्दी होनी चाहिए ताकि उस रोड को इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी सिचुएशंस में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। रोड्स की रिपेयर करनी हो, रिपेयर करके स्ट्रेंथ उसकी जल्दी डेवलप हो जाए ताकि रोड्स को यूज़ कर पाए। ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स की रिपेयरिंग हो, और जहाँ पे बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लोड अप्लाई होने वाला है तो उसको रेडी करना है मिनिमम टाइम के अंदर, जल्दी से स्ट्रेंथ डेवलप करवानी है वहाँ पे, तो वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट सल्फेट अटैक्स को बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर सकता है। तो मार्शी लैंड्स में मार्शी लैंड्स का मतलब है जहाँ बहुत ज़्यादा सल्फेट अटैक की चांसेस हैं, बहुत पानी वाला एरिया है, सी वाटर वाला एरिया है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट PPC का इस्तेमाल करते हैं मास कंक्रीटिंग के लिए, क्योंकि पोज़ोलाना इसमें है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन मेनली इसका कम होगा, और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है तो मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करेंगे डैम्स के लिए। और जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है इसका, तो हाई टेम्परेचर वाले जगह में यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, क्रैकिंग नहीं आएगी स्ट्रक्चर्स में। क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम है बहुत ज़्यादा मिनिमम है। इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट्स है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ताकि पानी के अंदर स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो जल्दी से सेट हो जाए। वाइट या फिर जो कलर पोर्टलैंड सीमेंट है वो फ्लोरिंग वर्क्स के लिए, ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए, सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, मतलब एलिवेशन के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, वॉल्स की प्लास्टरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो एयर एंट्रेनिंग सीमेंट है, हमें पता है एयर एंट्रेनिंग सीमेंट में क्या होता है, उसमें एयर इंड्यूस्ड करवाया जाता है और उसमें एयर की इंड्यूस्ड करवाने की वजह से उसमें चेम्बर्स बनते हैं और इस सीमेंट को कोल्ड क्लाइमेट्स में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब उन सीमेंट के अंदर अगर पानी गया भी तो जब वो पानी जम के बर्फ़ बनेगा तो उस वॉल्यूम उसकी इंक्रीज़ होगी। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो स्ट्रक्चर में वो प्रेशर अप्लाई करेगा और ताकि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो पाए इसके लिए वो चेम्बर्स उनको स्पेस प्रोवाइड करती है और वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर नहीं अप्लाई करता है स्ट्रक्चर्स के ऊपर। और फ्रीजिंग थाइन एक्शन को ये सीमेंट एयर एंट्रेनिंग सीमेंट रेजिस्ट करता है। IS कोड के अकॉर्डिंग यही कहा गया है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30, हमें पता है कि जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं वहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही यूज़ किया जाता है। तो अगर 30 मिनट से कम होगा इनिशियल सेटिंग टाइम तो ट्रांसपोर्टेशन में और कंक्रीट के प्लेसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैक्सिमम 30 मिनट्स टाइम तो इनिशियल सेटिंग टाइम होना ही चाहिए और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 आवर्स मतलब 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम यही चाहेंगे कि उसमें जल्दी से हार्डनिंग स्टार्ट हो। हार्डनिंग का मतलब है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। और साउंडनेस जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जब हम ले चतलियर एपरेटस में साउंडनेस चेक करेंगे तो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साउंडनेस। टर्बिडीमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस मेज़र करने के लिए। ये हमने पहले ही जब टेस्ट के बारे में बोल रहे थे तब हमने कहा था वॉगनर टर्बिडीमीटर मेथड से हम लोग करते हैं सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस मेज़र करते हैं। और माइकेलिस कंपाउंड लीवर एपरेटस से हम लोग कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ मेज़र करते हैं। कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ मेज़र करने के लिए वैसे हम लोग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और माइकेलिस कंपाउंड लीवर एपरेटस से भी टेंसाइल स्ट्रेंथ मेज़र कर सकते हैं कंक्रीट का। अभी यहाँ पे है कि सीमेंट के जो कॉम्पोजिशन है उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं रॉ मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं सीमेंट बनाने के लिए उनका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सी कितनी परसेंटेज में सीमेंट के अंदर प्रेजेंट रहती है, कौन सी उसकी मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है सीमेंट की और कौन सी माइनर कंस्टिट्यूएंट्स हैं मतलब कम परसेंटेज में प्रेजेंट रहती है, जो मेजर है वो ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट रहते हैं। तो लाइम CaO 62 से 67% होता है, सिलिका SiO2 17 to 25% होता है, एलुमिना 3 to 8% और ये तीनों सीमेंट के मेजर कंस्टिट्यूएंट हैं। जिप्सम 3 to 4% प्रेजेंट होता है, आयरन ऑक्साइड 3 to 4%, मैग्नीशिया 1 to 3%, सल्फर 1 to 3%, अल्कालीज जो फॉर्म में प्रेजेंट होती है वह K2O और Na2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब अल्कालीज पोटाश और सोडा K2O Na2O इन दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है और बहुत ही लो अमाउंट में रहती है, जैसे 0.2 से 1% के बीच। लाइम और सिलिका सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, इन दोनों की वजह से ही मेनली सीमेंट स्ट्रेंथ गेन करता है। और सीमेंट में अनसाउंडनेस जो आती है वो आ सकती है लाइम की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से और सल्फ़र की वजह से। इन तीनों कंपोनेंट्स की वजह से सीमेंट में अनसाउंडनेस आ सकती है। जैसे कि लाइम 62 to 67% है, अगर इससे ज़्यादा आ जाए एक्सेस लाइम अगर आ जाए तो अनसाउंडनेस होती है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है सीमेंट स्ट्रक्चर्स। तो वाटर के साथ लाइम का रिएक्शन होता है तो स्लेक्ट लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहा जाता है। उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जब उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम में एक्सपेंड होता है तो सीमेंट में वो प्रेशर अप्लाई करता है, क्रैकिंग हो जाती है स्ट्रक्चर्स की।
सल्फ़र का जो अमाउंट है 1 to 3% है, इससे ज़्यादा हो तो इसके वजह से भी अनसाउंडनेस होती है। और मैग्नीशियम भी 1 to 3% है, इससे ज़्यादा अगर हो तो इट कॉजेस अनसाउंडनेस इन सीमेंट। तो यहाँ पे आता है टाइप ऑफ फॉर्मवर्क, और फॉर्मवर्क हटाने के पहले कितना टाइम हमें वेट करना ही है, मतलब मिनिमम कितने टाइम के बाद ही फॉर्मवर्क को हटाना है, उससे पहले फॉर्मवर्क को नहीं हटाना। जैसे कि जो वर्टिकल फॉर्मवर्क्स होते हैं कॉलम्स में, वॉल्स में, बीम्स में, उनको हटाने का मिनिमम पीरियड है 16 to 24 आवर्स। उससे पहले फॉर्मवर्क को नहीं हटाना, रिमूव करना है। सोफिट फॉर्मवर्क जो मतलब स्लैब्स में लगे हुए रहते हैं, उनको रिमूव करने का जो टाइम है वो है 3 डेज़, उससे पहले नहीं करना। और 3 डेज़ के बाद जब फॉर्मवर्क को रिमूव कर दिया जाए तो इमीडिएटली प्रॉप्स भी रिफ्लेक्स करने हैं वहाँ पे, प्रॉप्स को वहाँ पे फिक्स कर देना है, यही कंडीशन है। सिमिलरली बीम्स के लिए जो सोफिट फॉर्मवर्क है उसके लिए मिनिमम पीरियड है 7 डेज़, और प्रॉप्स रिफिक्स करने हैं इमीडिएटली। स्लैब्स में जब अब आती है प्रॉप्स की बात, अब तक थी फॉर्मवर्क की बात, अब आती है प्रॉप्स की बात। तो स्लैब्स में जो प्रॉप्स होते हैं, तो स्लैब्स में जो प्रॉप्स रिफिक्स्ड किया गया था फॉर्मवर्क को हटाने के बाद, अगर स्लैब की जो स्पैनिंग है, लेंथ जो है 4.5 मीटर तक है, तो प्रॉप्स को 7 डेज़ के बाद हटा सकते हैं। और अगर जो प्रॉप्स है, स्लैब्स की स्पैनिंग मतलब लेंथ अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो प्रॉप्स को 14 डेज़ के बाद हटाना है। बीम्स और आर्चेस के लिए जो प्रॉप्स लगाए जाते हैं, अगर बीम्स आर्चेस की जो स्पैनिंग है, उनकी जो लेंथ है अगर 6 मीटर तक ही है तो 14 डेज़ के बाद हटा सकते हैं प्रॉप्स को। और अगर 6 मीटर से भी ज़्यादा है स्पैनिंग तो 28 डेज़ तक इंतज़ार करना है, उसके बाद ही प्रॉप्स को हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सीमेंट क्लिंकर की बात। सीमेंट क्लिंकर का मतलब है आपने सीमेंट के जितने भी रॉ मटेरियल्स थे उनको आपने हीट किया, उनको हीट करने पर, बर्न करने पर सीमेंट क्लिंकर बना। सीमेंट क्लिंकर जो बना अब उन पे आता है बुक्स कॉम्पाउंड्स। तो सीमेंट क्लिंकर में जो बुक्स कॉम्पाउंड्स रहते हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। सीमेंट के जितने भी रॉ मटेरियल्स थे उनको एक साथ इक्वल मतलब नेसेसरी प्रोपोर्शन में मिक्स करके उनको हीट किया जाने पर, बर्न किया जाने पर बुक्स कॉम्पाउंड्स बनता है। पहला बुक्स कॉम्पाउंड्स है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सिलाइट, C3A कहा जाता है, और इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो है 3CaOAl2O3। तो 8 से 12% तक रहता है। नेक्स्ट है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, जिसको फेलाइट कहा जाता है, C4AF, और ये 6 to 10% तक रहता है। देन थर्ड नंबर है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S, 30 to 50% ये रहता है, जिसको एलाइट भी कहा जाता है। और देन फोर्थ नंबर पे है, 4 बुक्स कॉम्पाउंड्स होते हैं, तो फोर्थ नंबर पे है डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको बेलाइट भी कहा जाता है, और ये 20 to 45% में प्रेजेंट रहता है, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब ये जो बेलाइट, एलाइट, फेलाइट, सिलाइट, ये जो नेम्स है, ये नेम्स किसने दिया था, तो बुक्स ने तो इनको आइडेंटिफाई किया था, तो इनको बुक्स कॉम्पाउंड्स कहा जाता है। इनको आइडेंटिफाई बुक्स ने किया था, पर बाद में इनको फिर से रीनेम किया गया और एक नाम इनको दिया गया, और टॉर्नेबो और लेचेतेलियर और टॉर्नेबो ने इनको फिर से रिफ़र किया सेलाइट, फेलाइट, एलाइट और बेलाइट का नेम देकर। नेक्स्ट लाइम जो बनते हैं वो या तो फिर डोलोमाइट से बनते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, डोलोमाइट को अगर हीट किया जाए तो हमें लाइम बनता है। डोलोमाइट है, पूरा नाम है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaMgCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कहा जाता है, CaCO3। डेंसिटी बोतल मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए।
ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि लेच एथेलियर एपरेटस में हम जो सीमेंट का साउंडनेस मेजर करते हैं, लेच एथेलियर एपरेटस में एक सिलेंडर यूज़ होता है जो अटैच होता है लेच एथेलियर एपरेटस के साथ, उसी को लेच एथेलियर एपरेटस कहा जाता है एज अ होल। तो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 30 mm होता है और सिलेंडर का हाइट भी 30 mm ही होता है। उस सिलेंडर में एक स्प्लिट बना हुआ रहता है जो बहुत ही मिनिमम थिकनेस का होता है। स्प्लिट का थिकनेस 0.50 mm होता है और जो ब्रास मोल्ड की जो सिलेंडर है उसकी थिकनेस भी 0.50 mm होता है। यहाँ पे है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का कॉम्पोजिशन। कैल्शियम ऑक्साइड 34 to 45%, सिलिका 27 to 38, एलुमिना 7 to 12, आयरन ऑक्साइड 0.2 to 1.6, मैंगनीज ऑक्साइड 0.15 to 0.76 और सल्फर रहता है 1.0 to 1.9%। नेक्स्ट है ओपीसी का ऑक्साइड कॉम्पोजिशन। देन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्लाई ऐश पार्टिकल्स जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं और उनका साइज़ 1 to 150 माइक्रोन के बीच वैरी करता है। ये भी कहीं पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट यहाँ पे ओपीसी 33, 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट जो है उनका 3 डे, 7 डे और 28 डेज़ का स्ट्रेंथ के बारे में कहा गया है। 33 ग्रेड का 3 डे स्ट्रेंथ है 16 MPa, मतलब 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 7 डेज़ का है 23 और 28 डेज़ का है 33 और जो मैक्सिमम इसका स्ट्रेंथ हो सकता है वो है 48। मतलब 28 डेज़ का 33 ही याद रखना है क्योंकि 28 डेज़ के स्ट्रेंथ के बेसिस में ही उसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सीमेंट और उनकी साउंडनेस लिमिट लिखी गई है। अगर लेच एथेलियर एपरेटस के अकॉर्डिंग, लेच एथेलियर एपरेटस में अगर साउंडनेस को मेजर कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ये जो चारों सीमेंट हैं इनके लिए साउंडनेस लिमिट 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 mm से कम ही रहना चाहिए, शुड बी लेस दैन 10 mm। और हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट और इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो इनके लिए जो साउंडनेस लिमिट है वो 10 mm तक हो सकती है, बट 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओपीसी, आरएसी, एलएसी, पीपीसी इनके लिए 10 mm से कम होना चाहिए और एचएससी, एसएससी के लिए 10 mm तक ही होना चाहिए, उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का जो 7 डे स्ट्रेंथ है वो 22 है, 22 MPa और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 28 डे स्ट्रेंथ 33 है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का 3 डे स्ट्रेंथ 10 MPa है, 7 डेज 16 और 28 डेज 35। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 1 डे स्ट्रेंथ 16, 3 डेज 27.5। हाई एल्यूमिना सीमेंट का 1 डे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 30 MPa और 3 डे स्ट्रेंथ 35 MPa। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन से जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है 0.85 पी पर 0.85 ऑफ पी। तो यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी है सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो वाटर की ज़रूरत होती है, यहाँ पे पी वही है। तो 0.85 ऑफ पी वाटर की ज़रूरत होती है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। तो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए 0.85
पी परसेंटेज, दोनों के लिए सेम ही है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। साउंडनेस टेस्ट के लिए 0.78 पी परसेंटेज और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए P/4 +3, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए P/5 +2।